आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का 19 पार्ट शेयर करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग की बॉडी में ऐसे क्रैक पड़ गए थे जो उसकी चीफ की बॉडी में भी थे। अब अगले दिन शाओली की बात मानकर वांगजी ने वेनिंग को डिस्चार्ज दे दिया था। वो लोग उसे वांगजी के अपार्टमेंट में ले गए थे क्योंकि वांगजी का अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था और वेनिंग की हीलिंग प्रोसेस में साइलेंस बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए वांगजी का अपार्टमेंट एक परफेक्ट जगह थी। शाओली ने विहिंग की तरफ एक ग्लेयर करते हुए कहा, यह प्रोसेस बहुत पेनफुल है, क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर वांगजी ने विहिंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। वांगजी की एक क्यूट हरकत देखकर विहिंग ने उसे सॉफ्टली किस किया। उसने वांगजी के कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहा, चिंता मत करो, इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरने वाला, खास करके तब जब मुझे तुम मिले हो। ये सुनकर वांगजी के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल आ गई थी। शाओली ने वांगजी को विहिंग से दूर हटने के लिए कहा क्योंकि अब टाइम था वेनिंग की हीलिंग प्रोसेस का। विहिंग वेनिंग के बगल में लेट गया था। शाओली ने उसे वेनिंग का हाथ पकड़ने को कहा और अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ एनर्जी में लगाने को कहा क्योंकि वो अपनी आधी पावर वेनिंग को देने जा रहा था, इसलिए उसे केयरफुल रहना था। शाओली ने उनके ऊपर एक बैनर लगा दिया जिससे बाहर की आने वाली आवाज़ें अंदर ना जा सकें। अब शाओली बाहर से अपनी पावर देने लगी जिससे विहिंग को थोड़ा कम दर्द हो, लेकिन वो पेन इतना ज़्यादा था जिससे विहिंग की फर्स्ट लाइफ की मेमोरीज वापस आ रही थी। उसके सामने एक ब्लर विज़न बन रहा था जिसमें उसने एक फैमिली को देखा जो बहुत खुश लग रही थी। उसमें एक 6 साल का बच्चा और उसके पेरेंट्स थे। वो साथ में हंस रहे थे, खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। अचानक से वो विजन गायब हो गया। अब विहिंग को दूसरा विजन दिखने लगा, लेकिन ये पहले वाले की तरह धुंधला बिल्कुल भी नहीं था। इस बार उसने बहुत सारे लोगों की भीड़ देखा जो गुस्से में चिल्ला रहे थे। इस बार उसने उस 6 साल के बच्चे को रोते हुए देखा। उसे 2 लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन वो बच्चा रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाने की जिद कर रहा था। विहिंग ने देखा कि उस बच्चे के पेरेंट्स को मोटी लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। वहाँ उसने अपने चीफ को देखा जो उस कपल की ओर नफरत और डिस्गस्ट से देख रहा था। अब चीफ के सामने 3 प्लेट्स में अलग अलग कलर के कपड़े लाए गए जो रेड, ग्रीन और येलो कलर के थे। उनके प्लेनेट में जब किसी दोषी को सज़ा सुनानी होती थी तब ये तरीका अपनाया जाता था। अगर चीफ ने ग्रीन कपड़ा उठाया, इसका मतलब था कि दोषी को बिना दर्द की मौत दी जाएगी। पीले कपड़े का मतलब था एक सामान्य मौत देना। लाल कपड़े का मतलब था उन्हें इतनी दर्दनाक मौत देना जिससे देखने वाले की रूह तक काम जाए। जब चीफ ने लाल कपड़ा उठाया तो पूरा क्राउड खुशी से चिल्ला रहा था। इसका मतलब था कि चीफ के फैसले से वो संतुष्ट थे, लेकिन वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने की भीख मांग रहा था, लेकिन उस भीड़ में किसी ने भी उस बच्चे की चीख को नहीं सुना। अब उन्हें सजा देने की बारी आ गई थी। उस क्राउड में जितने भी लोग थे, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़ी तक, उन सबको एक कील दी गई जिसे बारी बारी से सभी लोगों ने उस कपल के ऊपर गाड़नी थी। उस कपल के ऊपर लगभग 3000 कीलें गाड़ी गई। उनके शरीर से खून का हर एक कतरा बह चुका था, लेकिन अभी भी उनकी सांसें चल रही थी और उन्हें ऐसे ही तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब विहिंग के सामने
तीसरा विज़न आया, जिसमें उसने उस 6 साल के बच्चे को दर्द में चिल्लाते हुए देखा, क्योंकि वो लोग अब उसकी यादों को मिटा रहे थे। उस बच्चे की बॉडी में जगह जगह पर वायर लगाए गए थे। किसी भी ह्यूमन की यादों को उसके दिमाग से निकालना इतना दर्दनाक होता है जो उसकी आत्मा तक को तोड़ दे। वो 6 साल का बच्चा अभी वो दर्द महसूस कर रहा था। उसकी दर्दनाक चीखें विहिंग के कानों में गूंज रही थी। जो शक्तियाँ मरने से पहले उसके पेरेंट्स ने विहिंग को दी थी, वो एक करंट की तरह विहिंग की बॉडी को झुलसा रही थी। उस टाइम पर उसकी बॉडी इतनी हीट में थी जिसकी वजह से उसकी नसें फूल चुकी थी और जगह जगह से फटने लगी थी। वेन्निंग जो उससे उसकी हीलिंग पावर ले रहा था, ये पावर्स उसे भी नुकसान पहुंचा रही थी। विहिंग से आने वाली पावर उसे इतना ज़्यादा हीट दे रही थी जिस वजह से उसकी पूरी स्किन रेड हो चुकी थी। वांगजी ने जब उन दोनों को ऐसे देखा, उसने तुरंत ही शाओली से ये सब रोकने को कहा, लेकिन शाओली ने उसे मना कर दिया, क्योंकि अगर ये प्रोसेस अभी रोक दी जाती तो विहिंग की अनस्टेबल पावर्स उन दोनों की जान ले लेती। उसने वांगजी से कहा, बस 30 सेकंड, इन्हें ये दर्द और इंडोर करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब उस पावर की वजह से बैनर के अंदर एक वाइट कलर की धुंध फैल चुकी थी। तभी कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। वो मैडम लियू थी। उसे पता चल गया था कि फेंग मियान को विहिंग ने मारा है। वो उनका बहुत पहले से पीछा कर रही थी। उसे पता था कि अभी विहिंग को मारना बहुत आसान है। अब प्रोसेस कंप्लीट होने में सिर्फ 22 सेकंड बचे थे। तभी मैडम लियू विहिंग की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन शाओली उसे रोकती है। मैडम लियू उसे ग्लेयर करते हुए कहती है, गलती से भी मेरे रास्ते में मत आना, इसने मेरे पार्टनर को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बैनर को तोड़ने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगी थी। तभी शाओली अपनी पावर से उसे रोकती है। मैडम लियू उसे गुस्से में कहती है, तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। लेकिन शाओली उसे अपनी पावर से कंटिन्यू हिट करे जा रही थी। मैडम लियू शाओली से ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उसके पास उसकी आधी शक्तियाँ थीं, लेकिन शाओली के पास उसकी आधी शक्तियाँ भी नहीं थी। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन मैडम लियू ने शाओली को बहुत जल्दी हरा दिया था। जब शाओली नीचे गिरी तो उसके मुंह से खून आ रहा था। अब वांगजी उसे रोकने की कोशिश करता है तो मैडम लियू उसे फ्रोज कर देती है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी तक नहीं हिला पा रहा था। उसने वांगजी की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम मुझे मेरी पूरी शक्तियाँ लौटाओगे। अब जैसे ही वो बैनर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, शाओली अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके, जिसमें उसकी लाइफ एनर्जी भी थी, उससे मैडम लियू को हिट करती है, जिससे मैडम लियू थोड़ा आगे तो गिर जाती है, लेकिन वो बहुत जल्दी खड़ी भी हो जाती है। अब शाओली पावरलेस हो गई थी और वो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो गई। वांगजी ये सब देख रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी बॉडी का 1 इंच तक नहीं ला पा रहा था। मैडम लियू जल्दी खुद को संभालती है और उस बैनर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। अब सिर्फ 3 सेकंड्स बचे थे। वो जैसे ही बैनर को तोड़ने के लिए अपनी पावर को एकत्रित करने लगी, तभी उस बैनर में क्रैक पड़ने लग गए थे और कुछ ही सेकंड्स में वो बैनर एक जोर की आवाज़ करते हुए टूट गया और उसके अंदर से एक ब्लू कलर की लाइट तेजी से बाहर निकली।
जैसे ही वो लाइट मैडम लियू से टकराई, मैडम लियू जलकर राख हो गई थी। अब वो लाइट वांग जी की ओर बढ़ने लगी। वांग जी ने बहुत कोशिश करी अपनी जगह से हिलने की, पर वो नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वो उस लाइट को एक्सेप्ट कर रहा हो। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे टाइटली पकड़ रखा है। अब ये बताना मुश्किल तो नहीं था कि वो पर्सन कौन होगा। वांग जी ने उसकी सेंट को पहचान लिया था। उस इंसान की गर्म सांसें वांग जी को अपने नेक पर फील हो रही थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक इनविजिबल वॉल थी, जो उस पावर को उनके पास आने से रोक रही थी। तभी विहिंग ने उसके कानों में विस्पर किया, तुम ठीक हो ना? अब वांग जी ने भी उसे हक कर लिया था। उसने विहिंग को इतना टाइट ग्रैब किया था जैसे वो उसकी हड्डियां ही तोड़ दे। कुछ टाइम बाद वो पावर खत्म हो गई। अब वांग जी अपना हक ब्रेक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? वो विहिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। विहिंग ने उससे कहा, मैं ठीक हूँ लंजा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं हैंडसम होने के साथ साथ स्ट्रांग भी हूँ? वांग जी ने उसे टीज करते हुए कहा, और स्टूपिड भी। तभी वांग जी ने शाओलू की ओर इशारा किया, जो फ्लोर में अनकॉन्शियस गिरी हुई थी। विहिंग उसके पास गया और उसकी नब्ज को चेक करने लगा। जब विहिंग ने उसकी नब्ज को चेक किया तो वो नॉर्मल थी, लेकिन शाओली ऐसे गिरी हुई थी जैसे वो मर चुकी है। विहिंग समझ गया था कि ये एक्टिंग कर रही है। तभी उसने वांग जी की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? वांग जी शाओली को लेकर वरीड था। उसने गुस्से में कहा, यह टाइम मजाक करने का नहीं है विहिंग। विहिंग ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा लंजा। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। इतना कहकर वो वांग जी की ओर बढ़ने लगा। तभी शाओली चिल्लाते हुए उठी, नो वे, मैं तुम्हारे रोमांटिक सेशन का फिर से कोई विक्टिम नहीं बनना चाहती। वांग जी शाओली से कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन विहिंग कहता है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो इसे कुछ होगा। तभी शाओली गुस्से में उसके फेस पर एक स्लैप करती है। वो कहती है, क्या तुम भूल चुके हो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ? लेकिन विहिंग कहता है, वो हमारे प्लेनेट में, यहाँ तो तुम सिर्फ एक अगली वुमन हो। तभी विहिंग ने शाओली का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज में अपनी फिंगर रख दी। शाओली ने अपना हाथ हटा दिया और विहिंग की तरफ देखते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने अभी वेनिंग को अपनी पावर दी है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन विहिंग ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी पावर देने लगता है। शाओली महसूस कर सकती थी कि विहिंग की पावर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ अलग भी, जैसे किसी हाईली रैंक ऑफिसर की हूँ। उसने विहिंग से कहा, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी पहली मेमोरी? लेकिन विहिंग ने रफली कहा, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शाओली समझ गई कि जो कुछ भी विहिंग के पेरेंट्स के साथ हुआ था, अब उसे वो याद आ चुका था। तभी पीछे से वेनिंग की आवाज़ आई, जो बेड में बैठा हुआ था। होश आने के बाद उसने जो पहला शब्द कहा था वो विहिंग का नाम था। वेनिंग की आवाज़ सुनकर विहिंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो एक्साइटमेंट में दौड़ के गया और वेनिंग के ऊपर कूद गया। अचानक उसकी वेट की वजह से वेनिंग बिस्तर में लेट गया था और विहिंग उसके ऊपर था। विहिंग ने वेनिंग को इतना टाइट पकड़ा था जिससे उसका दम घुटने लगा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि विहिंग का उसके पास होना उसे बहुत खुशी दे रहा था। लेकिन वहाँ पर कोई था जो उन्हें ऐसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने गुस्से में टाइट अपनी मुट्ठी बना ली। जब काफ़ी देर तक
वो दोनों ऐसे ही रहे। तब वांग जी गुस्से में उनके पास गया, विहिंग का हाथ खींचकर उसे वेस्ट से पकड़ लिया। उसने विहिंग का हेड अपनी चेस्ट की ओर कर लिया था, लेकिन विहिंग वो वांग जी का बिहेव देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।